हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर से हम अपनी सीटेट की तैयारी करेंगे। यानी कि सीटेट की तैयारी में हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि जो आपका पेपर 2 है उसमें SST की सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि सीटेट पेपर 2 SST की तैयारी करें। और SST में तैयारी में हम क्या देख रहे हैं? NCERT यानी कि समरी देख रहे हैं। NCERT की समरी। और हमने कौन सी क्लास की देख लिया? क्लास 6 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल की हमने समरी देख ली। अब चल रहे हैं हम क्लास 7 में। और क्लास 7 में हिस्ट्री की देख लिए। कल हमने 2 चैप्टर देख लिए थे। आज हम देखेंगे 3 चैप्टर, यानी कि तीसरे चैप्टर से देखेंगे। देखते हैं अगर आज हमारा शॉर्ट फॉर्म में सारी यानी समरी आपकी सारी कंप्लीट हो जाती है तो आज आपकी ये बुक भी कंप्लीट हो जाए। कल से हम ज्योग्राफी देखते हैं, क्योंकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही कराई जा रही है। वैसे एक्स्ट्रा चीज़ जो लिखी हुई है, यानी कि जब मैं नोट्स बना रहा था आपके लिए, तब एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत चीज़ें जो आ सकती हैं वो भी ऐड करी गई थी। पर अभी हमें बिल्कुल चाहिए पॉइंट टू पॉइंट। चलिए, तो आज का चैप्टर है, चैप्टर 3 है दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली के सुल्तान, यानी दिल्ली सल्तनत टाइप की जो जितने भी दिल्ली सल्तनत में हुई हैं वो बताए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। पहला जो पॉइंट आता है इसमें, तोमारों और चौहानों के राजकाल में दिल्ली वाणिज्य एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस शहर में बहुत सारे समृद्ध जैन व्यापारी रहते थे और अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। ये पॉइंट, ये जो 4-5 लाइन है इम्पोर्टेंट है। ये आपसे पूछी जाती है। पता है किस तरह पूछी जाती है? शॉर्ट फॉर्म में नहीं पूछी जाती, ये कथनों के रूप में पूछी जाती है। तो इसलिए याद कर लेना। ये यहाँ दिल्ली वाला कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे। तो आपसे पूछा जाता है दिल्ली वाला जो सिक्के थे वो किसके टाइम पर थे? तो आपको पता है तोमारों और चौहान के राजकाल में थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है। ये फिर आपका दिखाया गया दिल्ली के शासन में। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो तालिका है दिल्ली के तोमहार, तो आरंभिक 12वीं शताब्दी से, यानी कि 12वीं शताब्दी इतने से इतने तक। फिर आता है अंगपाल 1130 से 45 तक। चौहान इतने से इतने तक। पृथ्वीराज चौहान, देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। एक तो ये इम्पोर्टेंट है, पहला इम्पोर्टेंट है आपका। फिर दूसरा ये इम्पोर्टेंट है। फिर पृथ्वीराज चौहान इम्पोर्टेंट है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक इम्पोर्टेंट है। फिर गयासुद्दीन इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर एक रजिया का पूछा जाता है। रजिया का क्वेश्चन आपसे एक ही पूछा जाता है कि वह कौन सी औरत थी जिसने राज किया? ठीक है, तो वो थी रजिया। ठीक है, गयासुद्दीन बर्बन के इतना नहीं। फिर आता है खिलजी वंश के ऊपर आता है, यानी खिलजी वंश के ऊपर पूछा जाता है। खिलजी वंश में कब आया खिलजी वंश? ये आपका 1290 से इतने तक आया था। तुगलक वंश के ऊपर पूछा जाता है, ये आपका क्या है? शोधिया वंश के ऊपर लोधी वंश को था। लोधी वंश में कौन है? यानी कि लोधी। ठीक है, फिर आपका आ जाता है एक गयासुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी और इनके आपको दोनों के नाम दोनों की ईयर याद कर लेना है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें इस तालिका में इम्पोर्टेंट ये है। फिर आता है दिल्ली में सुल्तान के बारे में जानकारी, यानी कि दिल्ली में सुल्तान। देखो, आज की जो आप एक चीज़ लाइब्रेरी में या फिर आप किताबें देखते हो, किताबें आज के टाइम पर बताना आसान है। पहले के टाइम पर जो किताबें होती थी उसमें बहुत सारी चीज़ें आती थी, जैसे सिक्के होते हैं, किताबें होती हैं। आप आज के टाइम पे फ़ोटोस्टेट करा के 1 रुपये की फ़ोटोस्टेट करा के ले आते हैं, 2 रुपये की फ़ोटोस्टेट करा के ले आते हैं। पर उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पहले छापेकार होते थे, कॉपीकार होते थे, जिसे कॉपीकार कर देते थे। अभी कुछ टाइम से ये मान के चलिए, ये जो जॉब है कॉपीकार वाली, ये कुछ टाइम से ही बंद हुई। यानी कि आपके जैसे ही 2000 शुरू हुआ है उसके बाद ये कॉपीकार वाली जॉब ख़त्म हो चुकी है। नहीं तो बहुत सारे लोग आज भी कॉपी किस में करते हैं? पेंटिंग में। यानी कि मान लीजिए पेंटिंग है, इसकी हूबहू पेंटिंग बनाने के लिए कॉपीकार को ढूंढा जाता है। फिर आगे चलते हैं। पांडुलिपि तैयार करने के 4 चरण होते हैं। कागज़ का तैयार करना, लेखन कार्य, महत्वपूर्ण शब्दों अनुच्छेद को और ध्यान में आकर्षित करना। और ये आपसे क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाएगा कि तैयार करने की विधि क्या है, मतलब क्रम क्या है। फिर आता है जो न्याय चक्र के बारे में। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चलता था। आपको सीधी सीधी बात है भाई, आज के टाइम पर क्या क्या है, यानी कि आज के टाइम पे PM CM ये सब चीज़ें, अब इनका काम क्या
जो सैनिक हैं या फिर जो पुलिस वाले हैं या फिर जो और जो लीडर हैं उनके बिना चल जाएगा? नहीं चलेगा। यानी कि ये तो भाई एक तरह से हेड हो गए, और उसके नीचे वाले जो ये तो खुद काम करने जाएंगे नहीं। तो उस तरह से ऐसे ही ये बताया गया है आपको, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, 13वीं शताब्दी में इतिहासकार फ़.ए. मुदबरी ने लिखा था, यानी कि इसका जिक्र किसने किया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये 4-5 लाइन दे दी जाएगी और ये किसकी है, इस तरह पूछा जाता है आजकल। है जो हमारा एसएसटी का सेक्शन है, एसएसटी वाले बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं, आप ये बताओ। एक चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आज, सीटेट में जो एसएसटी का बच्चा है वो पेपर 1 में तो पास हो रहा है, ठीक है, पर पेपर 2 में पास नहीं हो रहा। क्यों नहीं पास हो रहा? क्योंकि जो उसके 60 नंबर की जो एसएसटी है ना, एसएसटी में इस तरह के ऊट पटांग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एसएसटी का ट्रेंड अब चेंज हो चुका है, ये तो ये आप ये ध्यान रखना। फिर आता है जैसे ये दोनों क्या नाम आपको ये दी गई है, जन्म सिद्ध अधिकार और एक लिंग भेद। ये आपको वर्ड मीनिंग दिया था। तो जन्म सिद्ध अधिकार तो आपको पता है, जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब क्या होता है कि जन्म सिद्ध अधिकार यानी कि इसने जन्म यहाँ लिया है तो इसका यहाँ पर अधिकार हो गया, उसे कहते हैं जन्म सिद्ध अधिकार, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट दिया गया है। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहने वाले गाँव के में शायद ही कभी रहते थे। दूसरा क्या, अक्सर अपने इतिहासकार सुल्तान के लिए हाँ एक चीज़ और देखने, मैंने आपको पहले बताया था कि जो सुल्तान के लिए काम करते थे, तो आप ये बताओ, आप मान लीजिए मेरे लिए काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप मेरी अच्छी अच्छी बात ही तो लिखोगे। अगर आपको ये पता है, और पुराने टाइम पे क्या होता था, कोई भी यानी राजा के खिलाफ जाता था, आज के टाइम की तरह नहीं कि सीएम के खिलाफ चले गए, पीएम के खिलाफ चले गए या फिर इस तरह के को माफ़ कर दिया जाए, नहीं। पहले टाइम पे क्या था, कोई भी राजा के खिलाफ बोलता था तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। इसलिए सब अच्छा ही अच्छा लिखते थे। और आपने जब इतिहास में पढ़ते हो तो इतिहास में एक चीज़ कहा जाता है कि कोई भी इतिहास का जो होता है, इतिहास 80% 70-80% सत्य है और 30% असत्य है। क्यों? यानी कि इसलिए असत्य है क्योंकि उसमें जो बातें कही गई हैं वो एक तरह से झूठी भी हो सकती है। इसलिए यानी कि उसी समय काल की, यानी कि ये मान लीजिए ये भी 2000 का व्यक्ति है, ये भी 2000 का व्यक्ति है, ये भी 2000 का व्यक्ति है और ये भी 2000 व्यक्ति है। इसके जो यानी कि ये राजा है जो इसने क्या करा, अपनी बातें अच्छी अच्छी लिखवा दी, दूसरे की बातें गलत लिखवा दी। यानी कि एक्स वाई जेड की इसने अपनी बातें अच्छी लिखवाई, एक्स और वाई की गलत लिखवा दी कि इसमें ये कमी थी, ये क्या नाम लोगों को मरवाता था, ये करवाता था इसने। तो फिर अब यही कंडीशन यहाँ पे आएगी वाई में, ये क्या करेगा, अपनी अच्छी बात लिखवाएगा, इसकी गलत बात लिखवाएगा, इसकी गलत बात लिखवाएगा। तो इससे हमें क्या मिला है, इतिहास को जानने का एक तरह से पता चला है कि इनकी क्या क्या कमी थी, क्या क्या करते थे। फिर आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट बताया, यह लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार, लिंग भेद पर आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह देते थे और इस विचारों को सारे लोगों को सहमति नहीं होती थी, ठीक है। फिर आता है 1236 यानी कि 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया यानी कि सिंहासन पर बैठी। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लीजिए इम्पोर्टेंट। फिर 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया, ये भी पूछा जाता है। और सिंहासन से हटाने का कारण क्या था, एक ही कारण था कि वही कि लड़कियां सत्ता पर कैसे बैठ गई। आगे चलते हैं। आधुनिक आंध्र प्रदेश में वरंगल क्षेत्र में काकतीय वंश का राज्य था, ठीक है। इस वंश में रानी रुद्र देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्र देवी ने अपने अभिलेखों में अपने नाम पुरुष जैसे लिखवाकर अपना पुरुष होने का भय पैदा किया है। कश्मीर की रानी रिद्दा, उनका नाम दादी यानी बड़ी बहन से निकला है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये क्या है, रजिया नामक एक और सोर्स जो मिला हुआ है उसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं दिल्ली सल्तनत के विस्तार। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, भीतरी प्रदेश। हाँ, भीतरी प्रदेश को आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये आपसे टर्म पूछी गई है। किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो शहर के लिए वस्तु या सेवा का
पूर्ति करें। ठीक है। और एक और चीज़ आपको किलेबंद आपसे पूछा जाता है कि किलेबंद क्या होता है। देखो किलेबंद का मतलब ये होता है, ये आपका चार दीवारी है। ठीक है। इसी में आपका राजा का शहर है, इसी में लोग बाग रह रहे हैं, इसी में आपकी सब्जियां हैं, इसी में पानी का है। तो ये जो कि पहले के टाइम पर इस तरह होते थे किले कि इन्हें अगर 2-2 3-3 साल भी इन पर हमला हुआ और इन्होंने जो मेन गेट है उसे बंद कर रख लिया, तो 2-2 3-3 साल तक भी इनके अंदर की जो चीज़ें थी, जैसे सब्जियां थी, खाने पीने का आइटम था, ये चल जाता था। उसे किलेबंद जो प्रक्रिया में रखा जाता था। फिर आता है गैरिसन, यानी कि एक तरह से सुरक्षित सैनिकों की टुकड़ियाँ। ये आपसे टर्म पूछी गई तो इसलिए आपको बताया गया है, ये लिख लीजिए। फिर आता है गैरिसन शहर, किलेबंद बसाव, यानी कि एक तरह से आपको बताया, जो अभी बताया किलेबंद, वही बताया गया है सैनिक रहते हुए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। फिर आता है ये 20वीं शताब्दी में आके ये जामा मस्जिद के बारे में कुवैत यानी कि मुस्लिम मस्जिद तथा अमीर जो उनकी मीनार हैं उनके बारे में जामा मस्जिद में सुल्तान द्वारा बनाई गई थी, सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास के इस यानी कि दिल्ली ए कोहिन यानी कि पुराना शहर जिसे कहा जाता था उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, कौन सा इम्पोर्टेंट, हाँ ये इम्पोर्टेंट है मस्जिद के बारे में। ये अरब शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, एक ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की अवधारणा में क्या करते हैं, घुटने और माथा टेकते हैं, जिसको बताया गया है। जामा मस्जिद क्या है, मस्जिद ए जामी, आपसे टर्म पूछी जाती है, मस्जिद ए जामी किसे कहा जाता है। तो मस्जिद ए जामी जो आपको पता है वह मस्जिद होती है जहाँ पर अनेक मुसलमान एकत्र होकर एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज रस्म के लिए सारे नमाजी में से सबसे अधिक सम्माननीय और जो क्या होता है, विद्वान पुरुष को नेता माना जाता है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो नमाज पढ़ाता है, जिसे नमाजी कहते हैं, वो नमाजी क्या करता रहता है, एक माइक में या फिर इस तरह से बोलता रहता है, और जो और लोग होते हैं वो अपनी इन नमाज पढ़ते रहते हैं, यानी कि इबादत करते रहते हैं। ये बताया गया है इस कहानी में। कहानी एक तरह की, क्योंकि भाई इतिहास क्या है, कहानी के रूप में। गुलामों को फ़ारसी में क्या कहते थे, ये आपको पता होना चाहिए। देखो गुलामों को मैंने बताया था, जब हम हिंदू धर्म में पढ़ते हैं तो चार क्या पढ़ते हैं, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और शूद्र को किस में माना है, गुलामों में माना है। तो वहीं यहाँ पर क्या है, गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। गुलाम का आश्रित और अपने मालिकों का संरक्षण के प्रति वफादार रहते थे, मगर वह उत्तराधिकारी के प्रति नहीं होते थे। हाँ एक चीज़ और, आश्रित की बात, आश्रित का तो आपको मीनिंग ये बताया गया है। ये देखिए, आश्रित किसी व्यक्ति का संरक्षण करने वाली। जो अब आती है गुलाम की, ये उत्तराधिकारी वाली बात। आज के टाइम में तो क्या नाम, इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है। पर पहले टाइम पर ऐसा था कि जो गुलाम होता था उसका, जैसे मान लीजिए गुलाम ने मतलब कोई व्यक्ति है, उसने किसी गुलाम औरत से के साथ रिलेशन बनाया, उसका बच्चा हुआ, तो उसके बच्चे को भी गुलाम मतलब गुलाम की श्रेणी में रखा जाता था, कोई अधिकार नहीं मिलता था, यानी कि वो है गुलाम ही। चलिए आगे चलते हैं। पहले वाले, एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। वही बताया गया, सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाता है हिस्ट्री में कि सबसे अच्छी और सबसे बेहतर गुप्तचर व्यवस्था किसकी थी, यानी कि सबसे अच्छी और सबसे बेहतर गुप्तचर व्यवस्था किसी। 3 तरह के कर थे, यानी कृषि पर कर लगता था, खराज कहा जाता था, जो किसानों की उपज के लगभग 5% होता था, मवेशी तथा और घरों पर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 1/6 कौन से टाइम पर और किस चीज़ का कर है, ये आपको फेमस क्वेश्चन है।
यानी कि SST वालों को 1/6 के कर के बारे में पता होना चाहिए। चंगेज़ खान का नियंत्रण, यानी कि चंगेज़ खान का आपको पता है चंगेज़ खान कहाँ का था। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछे जाते, आधुनिक उज्बेकिस्तान का था, यानी कि ये 1219 में उत्तरी ईरान में आधुनिक उज्बेकिस्तान का एक व्यक्ति था। और आपसे क्या पूछा जाता है, चंगेज़ खान के नेतृत्व में 1900 इतने में ईरान में सॉरी चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलिया जो था आपका ऊपर है, यानी कि ये आपका चीन के से ऊपर की तरफ है मंगोलिया। 1919 में उत्तर ईरान में आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया था। उसने क्या करा, उसके जो शीघ्र उसके बाद दिल्ली सुल्तनत को उनका धावा एक तरह से झेलना पड़ा और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक शासकों के आरंभिक दिल्ली के मंगोल के धावे एक तरह से पड़ गया। ठीक है, जो ये बात थी वो मेरे दिमाग से रह गई। जो चीन के ऊपर है वो आपको अगर मैप दिख रहा होगा तो यहाँ कहीं मैप है, कहीं इसमें मैप दिख है नहीं है, तो आपका मैप जो है यानी कि वो एक तरह से जो चीन के ऊपर का जो एरिया है वो है मंगोलिया। ठीक है, फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ये था, यानी कि आपको ये जो चीज़ है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट क्या क्या है, एक तो ये इम्पोर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी वेतन देता था, सैनिकों को वेतन देता था। ठीक है, यानी कि और मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो नगद वेतन देता था, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आपका आता है प्रशासनिक कदम। अलाउद्दीन ने प्रशासनिक कदम में एक तरह से सफल इतिहासकार के रूप में माना जाता है, और जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम में बेहतर यानी कि असफल रहा था। ठीक है, ये जो पॉइंट है, एक सफल वाला एक वेतन वाला, दोनों याद कर लेना, क्योंकि ये होता है सैनिकों को पेट भर के लिए समस्या की जो कारक थे उसमें क्या कर दिया, गंगा यमुना के बीच में भूमि के कर के रूप में क्या कर दिया कि इन्हें खाना खिलाओ। इन्होंने एक तरह से कह दिया भाई कर की जगह तुम खाना खिला दो हमारे सैनिकों को, ये वाली शर्त रख दी थी। ठीक है, फिर आया था गैरिसन शहर बना दिए थे इन्होंने। ठीक है, ये बात आई थी। फिर आता है जो दिल्ली सल्तनत में 2 बार हमले में इतने और इतने में इसके एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी के एक विशेष स्थानीय सेना खड़ी कर दी थी। ठीक है, जो ये वाली सेना वाली बात है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, गैस ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट आपको बता दी थी, और फालतू में इसे पूरा पढ़ने का कोई जिक्र नहीं होता है, यानी कि एक तरह से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आगे देखते हैं तुगलक वंश, यानी तुगलक वंश में 1526 तक दिल्ली तथा आगरा में सैयद और लोधी वंश के राज हो गए थे, यानी कि ये आपको पता होना चाहिए 1526। आगे देखते हैं 3 श्रेणी, यानी कि ईश्वरीय शक्ति के बारे में बताया। 3 श्रेणी का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी में आरंभ हुआ फ्रांस के रुकिए एक मिनट, इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। युद्ध वाले विभाजन में युद्ध के देखिए, इसमें ये पूछा जाता है कि नाइट किसे कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ईश्वरीय शांति, ठीक है, ईश्वरीय शांति, ईश्वरीय शक्ति, ये आपको पता होना चाहिए। ईश्वरीय शांति, फिर 3 श्रेणी, नाइट, धर्म, युद्ध। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और कौन सा इम्पोर्टेंट है, युद्ध क्या है, प्राय परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों को एक श्रृंखला आली, यानी कि इस तरह से युद्ध। अच्छा, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है बस ये डेफिनेशन याद कर लेना, ये नाइट, ईश्वरीय शांति और धर्म युद्ध। ठीक है, और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फालतू की जो चीज़ें हैं वो छोड़ दो, क्योंकि ये इससे जो 3 श्रेणी और ये सब चीज़ें थे ये आपका 11वीं शताब्दी में आया था, ये इसलिए पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट था। पर इसमें अभी हमें जो क्या है बिल्कुल ही जो शॉर्ट चीज़ें हैं वो देखने हैं, बस जो है डेफिनेशन, यानी कि एक तरह से जो कीवर्ड्स हैं उनको याद कर लेना। आगे देखते हैं आगे क्या इम्पोर्टेंट है। फिर आता है 4th चैप्टर मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य में देखते हैं, मुग़ल साम्राज्य आपको पता ही है किस, मुग़ल साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो मुग़ल साम्राज्य का क्या है, मुग़ल साम्राज्य यानी कि मुग़ल 2 शासक वंशों से है। एक तो आपको पता है मंगोलिया वाला चंगेज़ खान का क्वेश्चन, हाँ अब क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से रखना। जो मंगोल शासन का, यानी मंगोल का शासक था चंगेज़ खान, जो चीन तथा मध्य एशिया, याद देख लो, चीन तथा मध्य एशिया के कुछ भागों का राज्य करता था, कि उत्तराधिकारी था।
पिता जो थे ईरानी थे और जो माता थी वो थी किसकी थी? आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। पिता की ओर से ईरानी, इराक और वर्तमान तुर्क, ठीक है, जो थे। फिर और माता की तरफ से मंगोलिया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी तरफ यह मंगोलिया के तैमूर वंश के वंश थे जो गर्भ का आरंभ हुआ था ज़्यादातर क्योंकि इसके महान पूर्वज 1300 इतने में दिल्ली का कब्जा कर लिया था। इसमें से और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। पिता कौन थे? इससे मंगोल शासन का जो पूछा जाता है, पिता ईरानी और माता मंगोलिया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बार नहीं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसलिए नोट कर लेना। फिर आता है मुगल सैन्य अभियान। तो आगे देखते हैं। प्रथम मुगल शासक बाबर कब आया? 1500 से इतने तक माना जाता है, जबकि ये इतने में परगना राज्य पर उत्तराधिकार प्राप्त करता था। उसने केवल 12 वर्ष तक शासन किया। फिर आते हैं, आगे देखते हैं। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया, ठीक है। फिर आता है युद्ध के प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। अग्नि यानी कि अग्निशस्त्र जो होता था उसका प्रयोग किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये आता है आपका मुगल का चार्ट, यानी कि मुगलों का चार्ट आता है। इसमें क्या है? सबसे पहला कौन आया? बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, ठीक है। फिर आता है जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद आपका कौन आया था? और आखिरी मुगल शासन कौन था? बताओ, आखिरी मुगल शासक कौन था जिसे रंगून में क्या करा गया था? वही एक कहानी, मतलब कहानी क्या, 2 गज ज़मीन भी ना मिली मुझको दफनाने के लिए, वो वाली जो कविता है वो उसे डिनोट करती है, यानी कि आखिरी शासन को। और आखिरी शासन को बताना है कौन सा था आखिरी मुगल शासन। जहांगीर ने अपनी माँ का कवच की जहांगीर की माँ जो कछवा की राजकुमारी थी वह एक में, यानी कि वर्तमान जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। और वो कहाँ थे? जहांगीर की माँ एक क्या थी? मराठा राजकुमारी थी जो मेवाड़ के जोधपुर में स्थित है, यानी कि ये आपको बताया गया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो आगे बताऊँ। आगे देखो, मैं क्या बता रहा हूँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो बिल्कुल आपके चीज़ें यानी कि एक तरह से आ सकती हैं। और जो आप ये सोच रहे हो कि इतना लिख क्यों, यानी कि टिक क्यों कर रखा है, एक इसलिए कर रखा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जब हम तैयारी कर रहे थे, जब ये नोट्स बने थे तो CBT के हिसाब से बने थे। और अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल वही पढ़ा रहा हूँ कि जो आने की संभावना है, ठीक है। आगे चलते हैं। मुग़लों की सेवा में आने वाले नौकरशाह को मनसबदार कहते थे, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मनसबदार शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता था जिनमें कई मनसब यानी कई सरकारी हैसियत वाले पद होते थे, जिसमें कौन सा है? पहला जो श्रेणी बताई गई हैं, पद, वेतन और सैन्य उत्तराधिकारी निर्धारित किए गए थे, और पद और वेतन का निर्धारण की संख्या के निर्धारण पर होता था। मनसबदार अपने जो सवारियों को निरीक्षित करने के लिए लाते थे और अपने सैनिकों को घोड़े के, यानी कि घोड़ों को दगवाते थे और सैनिक का पंजीकरण करवाते थे। एक तरह से भाई रजिस्टर्ड जो होते थे, रजिस्टर्ड फौजी थे, ठीक है। चलो आगे चलो। जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाता है, ये वाला ऊपर वाला जो मुगल शासन में नौकरशाह को मनसबदारी कहा जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं। चाहे वह स्थान ग्रामीण में मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, प्राय सूबे, वैसे लिख लीजिए, सुन लीजिए या फिर आप पढ़ लीजिए। प्राय सूबे यानी कि राज्य व्यवस्था में मंडलों को बांटा गया था। प्रत्येक की हर फसल के लिए राज्य व्यवस्था के अलग अलग सूची बनाई गई थी। राजस्व प्राप्त करने के लिए क्या करा था? ये, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, मैंने वो ध्यान नहीं दिया। राजस्व व्यवस्था के लिए क्या कहा? जबत कहा जाता था, यानी कि एक तरह से ये इम्पोर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। अकबरनामा और आईन अकबर, इसमें देखो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, याद कर लेना। अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी। तो ये आपको पूछा जाता है कि आईन अकबर किसने लिखी? आईन अकबर, और आपसे पूछा जाता है अकबरनामा, यानी कि अकबरनामा किसने लिखी और आपकी आईन अकबर किसने लिखी, ठीक है।
अकबर के यानी कि अकबर ने अपने करीबी मित्र दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि उसके शासनकाल में इतिहास लिखना चाहिए। अबुल फजल ने इतिहास के 3 जिल्दों को लिखा, जिसमें एक शीर्षक था अकबरनामा। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। तीसरा जिल्द था आईन अकबर, जिसमें अकबर के प्रशासन के ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें है पहले, इसमें जो आईन अकबर है उसमें क्या बताया गया, प्रशासन, सैनिक, ये सब चीज़ें बताई गई हैं, भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया। ठीक है, आईन अकबर का सबसे रोचक आयन ये बताया गया है आपको। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट जो है इसमें आईन अकबर और ये सब चीज़ें पूछी जाती है किसने किसने लिखी है। फिर आगे आता है सूबेदार क्या है। अबुल फजल की ये अकबरनामा विशेषकर आईन अकबर में मिल लाती हैं और अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य की प्रांतों को बांटा गया है तो सूबे में कहता है, यानी सूबे कहते हैं। और सूबे का प्रशासन कौन होता है, सूबेदार, यानी कि सूबे का प्रशासन कौन होता है, सूबेदार। प्रत्येक प्रांत का एक वित्तीय अधिकारी होता है तो उसे क्या कहते हैं, दीवान कहते हैं, यानी कि दीवान कहते हैं। ठीक है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग होता है, एक तरह से सहयोग होता है। और सहयोग होने का बख्शी कौन सा होता है, सैनिक वेतन अधिकार होता है। सरदार कौन होता है, एक तो धार्मिक होता है, धार्मिक के लिए जो मंत्री होता है, यानी फौजदारी कौन होता है, सैनिक होता है। और कोतवाल कौन होता है, एक तरह से पुलिस वाला होता है। ठीक है, फिर आता है आगे, देखते हैं इसमें कौन सा है। इसमें इम्पोर्टेंट लिख लीजिए बस, और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नीचे चला गया। रानी बेगम नूरजहाँ के बारे में जो बताया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने ब्राह्मण ने, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इबादत खाना एक वो पूछा जाता है उसका, अकबर की जो विजय हुई थी वो गुजरात वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। देखते हैं गुजरात वाला क्वेश्चन होगा तो अकबर के सुलह कुल की नीति, ये एक मिनट याद कर लेना। अकबर के सुलह कुल की नीति जो है ये बताई है, सुलह ए कुल साविक शांति। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसमें अकबर के सांस्कृतिक ग्रंथ का, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, बहुत कई बार पूछा गया तो आपको ये पता होना चाहिए। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था और जो इसमें क्या करते हैं, महाभारत, रामायण जो ये थी ये भी अनुवाद किए गए हैं। ये आपको देखिए ये सब चीज़ें लिखा हुआ है इसमें, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, रजियानामा जो महाभारत को फारसी में अनुवाद कर और महाभारत की घटनाओं को विस्तृत चित्रण किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या इम्पोर्टेंट है। सुलेमान को ने ये भी इम्पोर्टेंट मान लीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अल कानूनी जो है ये इम्पोर्टेंट, टर्म्स याद कर लो क्योंकि टर्म्स पर आजकल जो है सीटेट बहुत जोर दे रहा है कि ये क्या है, टर्म्स क्या है, ये टर्म्स वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा दिक्कत दे रही हैं सब बच्चों को। फिर आता है 5वां जो चैप्टर है हमारा, शासक और इमारतें। शासक और इमारतें में देखते हैं कुतुब मीनार 5 मंजिल इमारती, इस यानी कि कुतुब मीनार के बारे में बताया 5 मंजिल इस इमारत की पहली मंजिल में निर्माण कुतुब मीनार ऐबक, यानी कि एक मंजिल थी वो कुतुब मीनार की जो एक मंजिल थी वो किसने बनाई थी, इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण गयासुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवा दिए थे। जो गयासुद्दीन था उसकी बात अलग हो रही, अभी जो हम पढ़ रहे थे तो यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी और शेष मंजिल कराई थी यानी कि 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। पूरा बनवाया था किसने, इल्तुतमिश ने। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। एक मिनट, आज दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा टैबलेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं अधिरचना के बारे में बताया गया, भूतकाल में ऊपर यानी कि ये भवनों का निर्माण बताया गया। फिर 7वीं और देखिए 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकला भवनों का अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़की बनाने लगे थे और इस तरह से ये आपको बताया गया। फिर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, वास्तुकला का यह शिल्प
अनु सिद्ध टू लेवल, ये इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए इम्पोर्टेंट। राजस्थान में ये इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए, इसे भी छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका ध्यान रखना। 11वीं शताब्दी में ये जो गर्भगृह वाला क्वेश्चन है एज इट इज़ पूछा गया है। यानी कि गर्भगृह कैसे कहते थे, देवी की मूर्ति, यानी कि देवी की मूर्ति मुख्यतः मंदिर में, गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान जहाँ संपन्न किए जाते थे तथा इसे केवल राजा और निकट परिवार तथा पुरोहित एकत्र करते थे। खुरजराओं के समूह में राजकीय मंदिर के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर आता था महामंडल किसे कहते थे। महामंडल क्या होता था, जहाँ नृत्य का आयोजन किया जाता था उसे कहा जाता है महामंडल। शिव की यानी कि एक तरह से शिव के बारे में बताया गया। और जो मंदिर, आपसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कौन सा मंदिर ऐसा है जो पहाड़ी को काटकर ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया, यानी कि पहाड़ी को काटकर ऊपर से नीचे बनाया गया, और वो मंदिर कौन सा है वो बताया गया। फिर आता है 12वीं शताब्दी में दो औद्योगिक शैली क्षेत्र को दरवाजे का, इसे छोड़ दीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। मेराब इम्पोर्टेंट है, मेराब के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर मेराब में भी ये डाटा और ये आपका आ जाता है। विशुद्ध रूप से मेराब के, यानी कि मेराब के मध्य डाटा अधिरचना के भार को मेराब की आधारशिला पर डाला देते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि एक तरह से ये जो दिखाया गया ना, ये आपका ये बताया गया है। फिर आता फारसी शब्द, ये भी इम्पोर्टेंट है, छोड़ दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली ये कुल में एकत्र निकटे कैसे राजा का तालाब, छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, पूछा नहीं आता, देख रहे हैं आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। कृतक नेहरू द्वारा रचित 4 विभाजन आयात के क्या आगे से देखिए, 4 बाग के बारे में पूछा गया था। 4 समान हिस्सों में बांटा गया था। 4 बाग कह रहा है। 4 बाग बनाने का परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी और कुछ सर्वाधिक और सुंदर 4 बागों में कश्मीर, आगरा, दिल्ली जैसे जो थे ये हैं में शाहजहाँ और जहांगीर ने बनवाए थे। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बता दिया है आपको। और आगे देखते हैं। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत दीवाने खास और दीवाने आम का पता होना चाहिए। दीवाने खास और दीवाने आम के बारे में ये जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है दीवाने खास और दीवाने आम का टाइम, यानी कि बनवाया किसने था, तो ये आपको पता होना चाहिए। शाहजहाँ के सभा भवन में विशेषकर रूप से मस्जिद में मिलते जुलते, यानी कि तरह से सिंहासन जिस मंच पर रखा गया था वो। और हाँ, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जब अंग्रेज आए, अंग्रेज किसके टाइम पर आए थे। देखो, अकबर के टाइम का वो लेटर लेकर आए थे अंग्रेज, पर अकबर तब तक मर गया था। फिर अकबर के बाद कौन था, कोई आप बता सकते हैं, बताओ। ये देखिए, ये पुराना मैप है, एक नक्शा जो आगरा के नदी तट पर शहरों का बताता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ताजमहल है, ये ताजमहल है। इसलिए जो कहते हैं ना कि जब ताजमहल बन रहा था, और ताजमहल किसने बनवाया, और ताजमहल बनवाने वाले के बेटे ने उसे कहाँ रखा था, बताओ। यहाँ पर रखा था या यहाँ पर रखा था। यहाँ से वो क्या देखता था, ताजमहल को बनता हुआ देखता था, और उसी टाइम पर उसकी 4 रानियों ने उसे लेकर यहाँ से निकल गए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे देखते हैं वृंदावन में, ये इम्पोर्टेंट छोड़ दो, इम्पोर्टेंट नहीं है। वृंदावन वाला जो हमारे चैप्टर का इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, और फालतू की चीज़ छोड़ दो। देखते हैं आगे क्या इम्पोर्टेंट है। नगर व्यापारी और शिल्पज देखते हैं, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। प्रशासनिक केंद्र इम्पोर्टेंट है क्या। फिर आता है कांस्य और मिश्रित धातु होती है, यानी कांस्य एक मिश्रित धातु होती है, ये तो आपको बता ही चुका है और ये क्वेश्चन आता है।
फिर आता है चोलकालीन कांस्य मूर्ति, ये आपको ये पता होना चाहिए, जो नाचती हुई मूर्ति है ये बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है मध्य प्रदेश में वल्लभी भीषण और वैसे, गुजरात में सोमनाथ। ठीक है, छोड़ दो इसे, इम्पोर्टेंट नहीं है। दुकानें और बाज़ारों में जिन्हें हट, देखिए टर्म पूछी जा सकती है हट के ऊपर, तो आप इसे लिख लेना, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। राजस्थान से प्राप्त हुए 10वीं शताब्दी के अभिलेखों में शरण जैसे पता, छोड़ दीजिए इसे, इम्पोर्टेंट ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखते हैं 8वीं शताब्दी से लिख लीजिए, ये संघ के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। उनमें सबसे प्रसिद्ध जो थे मणिगमन और नाना देशी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। गुजरात के व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहेराम दोनों मुस्लिम, छोड़ दीजिए इसे भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले काली मिर्ची, दालचीनी, जायफल, ये तो आपको पता ही है कि कहाँ पर होते हैं। आपसे क्वेश्चन ये ज्योग्राफी में पूछा गया है तो, और ईवीएस में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। काली मिर्ची को क्या कहा जाता है? काला सोना, याद कर लेना। गोल्ड, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? काली मिर्ची को। और काली मिर्ची कहाँ पर होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है काबुल और कंधार प्रसिद्ध थे रेशम यानी कि सिल्क रोड के लिए। ये आपसे पूछा जाता है सिल्क रोड क्या है, तो सिल्क रोड आपको पता होना चाहिए। काबुल में जो मेवे होते हैं, खजूर होते हैं, ये सब चीज़ें, रेशम, कपड़े और ताज़े फल के बारे में बताया गया। ये इतना इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा गुलामों की बिक्री होती थी और गुलामों को बताया गया, आपको बताया गया कि क्या है। फिर देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है बिदारी क्या है? बिदारी जो है शिल्पकार तांबे और चांदी के जो जुड़ाई के काम के लिए एक तरह से आधुनिक प्रसिद्ध करे शिल्पकार के नाम की ही पड़ती थी, यानी कि एक तरह से बनाने वाले के रूप में बताया गया। और देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। पश्चिम क्षेत्र में स्थित भागीरथ नदी के तट पर छोड़ दीजिए, इसे भी छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्र नदियों के घाटों पर स्थित हम, ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के ऊपर क्वेश्चन मिल जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, हम्पी जो है, हम्पी आपका आज का जो है कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम्पी कहाँ है? उड़ीसा में, याद कर लेना। हम्पी कहाँ पर है? उड़ीसा में। और जो ये है आपका हम्पी किस लिए प्रसिद्ध था? जो हम्पी जैसे आज के टाइम पर 26 जनवरी परेड होती है ना, ऐसे होता था। एक तरह से एक रैंप है जिसे हम्पी के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं इसमें। अपने शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य के जलाशय और नदियों के निर्माण काफ़ी रुचि के मॉडल देव नदी के इतने किलोमीटर है, ये छोड़ दीजिए। हम्पी एक वास्तु कला प्रसिद्ध प्रकार के थे जो शहरी भवनों के एक मेराड के देखिए इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो देखते हैं। दिल्ली मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के दशहरे, छोड़ दीजिए इसे इम्पोर्टेंट छोड़ दिए। इसमें कुछ वाणिज्य केंद्र, आपको पता है वाणिज्य केंद्र क्या है? 1565 में दक्कन के सुल्तान गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, छोड़िए ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लगा लीजिए इसे। एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जमा की गई रकम दर्ज रहती थी। हुंडी कहीं यंत्रित यानी कि यत्र प्रसिद्ध एक तरह से जमा राशि होती थी। ठीक है, एक तरह से जमा की गई राशि को बताया गया है। आगे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है।
पुर्तगाली द्वारा समुद्री मार्ग पर नियंत्रण और बम्बई में प्रसिद्ध, जहां 1668 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित किया था। आज का सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र था। और मछलीपत्तम या मुसलीपत्तम जो है नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है और ये 17वीं शताब्दी के जो है भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों के कारण माना गया है। ठीक है, इंग्लैंड दोनों देशों के ईस्ट इंडिया कंपनी और मछलीपत्तम का नियंत्रण करने ये बताया गया, ये आप छोड़ दो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। गोलकुंडा के ऊपर क्या है, गोलकुंडा जो है बताया गया, गोलकुंडा भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन जो है ना ये पूछे नहीं जाते, ये आपके जो आते हैं वही है एक तरह से कथन के रूप में, और कथन के रूप में भी कभी कभार देखे गए हैं, वैसे तो एक तरह से कम ही देखे गए हैं। फिर आता है 1686 से 87 तक मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप देशी व्यापारी उद्देश्य पूर्ण मसाले और कपड़े की, ये बात ये तो आपको पता ही है, आगे छोड़ दिए। ब्लैक टाउन, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना। ब्लैक टाउन और वाइट टाउन की बात आपको पता है। देखिए, ब्लैक टाउन का मतलब था जहाँ पर कौन रहते थे, इंडियंस रहते थे, और वाइट टाउन का मतलब था जहाँ पर अंग्रेज रहते थे। सिर्फ और सिर्फ इतनी ध्यान कर लीजिए। फिर आता है वास्को डी गामा भारत का बाया, यानी कि वह 1498 में कलकत्ता पहुंचा और अगले ही वर्ष पुर्तगालियों ने उसकी राजधानी पर लौट गया। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं। 1942 में वास्को डी गामा तट पर पहुंचा, यानी कि वास्को डी गामा कौन से तट पर पहुंचा था और किस लिए पहुंचा था, उसका कहना था धरती गोल है, और घूमते घूमते वो पहुंच गया था भारत की खोज के लिए। और भारत की खोज किसने करी थी? देखो, दो क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। एक तो क्वेश्चन है, अब इसे छोड़ दो, यहाँ पर आपको कोई भी ये सोच लो कि ये लिखा हुआ नहीं है। आपसे पूछता हूँ कि भारत की खोज किसने की, भारत की खोज किसने की? ठीक है, और दूसरा था क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? ये दोनों क्वेश्चन याद कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब आता है 7वां चैप्टर, यानी कि 7वां चैप्टर आता है। 7वां चैप्टर हम यानी कि अब हमारे 3 चैप्टर बच रहे होंगे, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो इसे हम कल करेंगे, देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बनती जा रही है। अगर ज़्यादा लंबी बनेगी तो फिर आपका वही है कि दिक्कत होगी, तो इसे हम कल करेंगे। तो यानी कि आपने जो 6 चैप्टर तक है यहाँ तक देख लिए थे। ठीक है, जो भी चीज़ समझ में ना आ रही हो, देखो आप ये सोच रहे होगे कि इंपॉर्टेंट बहुत सारा लगाया हुआ है, पढ़ा कुछ नहीं रहे, तो यह इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि देखो आज हो रही है 10 तारीख। ठीक है, आज हो रही है 10 तारीख, 20 तारीख को आपका पेपर है। जो इम्पोर्टेंट है वही तो बताऊँ, या फिर आपको सारी कहानी बताना शुरू करो और 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो बनाकर आपका भी टाइम वेस्ट करूँ, आपको भी पता नहीं चले क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। जैसे कि इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, एसएसटी में आजकल क्या आ रही हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी परिभाषाएँ, यानी कि परिभाषा, वो सारी याद करनी है आपको। परिभाषा जैसे एक तो कुछ तो ऐसी होती है जो वर्डिंग में ही समझ में आ जाती है, और कुछ ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती, तो उन्हें ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि परिभाषा के ऊपर ही गेम खेल रहे हैं आजकल। जैसे एक परिभाषा दे दी तो ये फिर उसके ऊपर 2 कथन दे दिए, 2 या 3 कथन दे दिए, नहीं उनमें से कौन क्या है, ये किसके बारे में बताता है। तो ये हो रहा है एसएसटी में, इसलिए पेपर हार्ड बन रहा है, यानी कि हार्ड इसलिए हो जाता है। ठीक है, और जो आपको जो छुड़वाया है ना, वो छुड़वाया इसलिए कि जिससे इंपॉर्टेंट चीज़ बदल जाए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।